राइट। इन्हीं सारे स्लाइड्स में हम लोग देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मलेरिया, जिसमें से एक चीज तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि यहाँ पे मलेरिया में फीवर आएगा और फीवर आपका इंटरमिटेंट आएगा, डिपेंडिंग ऑन स्पेसीज। रोज आ सकता है, एक दिन छोड़ के आ सकता है, 2 दिन छोड़ के आ सकता है। तो हम लोगों ने फीवर के टाइप्स और मलेरिया में पर्टिकुलरली किस टाइप का फीवर आता है ये देख लिया है। राइट। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स इन मलेरिया। क्लिनिकल फीचर्स इन मलेरिया। राइट, किसी भी स्पेसीज से हो, इन जनरल क्लिनिकल फीचर्स आपके यही वाले आने वाले हैं। यहाँ पे अब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, हम लोग कहते हैं हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर एसोसिएटेड विद क्या, चिल्स एंड राइगर। चिल्स एंड राइगर। राइट। और यहाँ पे नोट करने वाली बात है, फीवर कंटिन्यूअस नहीं आएगा, फीवर इंटरमिटेंट होगा। राइट। हम लोगों ने पिछले टर्म पे देखा था कब हम लोग इंटरमिटेंट फीवर कहेंगे, राइट, कब हम लोग कंटिन्यूअस कहेंगे, कब हम लोग इंटरमिटेंट फीवर इन नेचर। राइट, मतलब बराबर फीवर नहीं होगा चाहे आप दवा लो या ना लो। कब रेमिटेंट कहेंगे, कब कंटिन्यूअस कहेंगे, कब इंटरमीडिएट कहेंगे, ये सब हम लोग देख चुके हैं। राइट। जब हम लोग यहाँ पे बात करते थे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से है, आगे चल के इसकी तारीफ और होगी, तो हम लोग कहते थे लगभग डेली फीवर आ जाता है। इसी को हम लोग कहते थे कोटिडियन पैटर्न। कोटिडियन पैटर्न। राइट, याद आया होगा। इसी तरीके से हम लोग कहते थे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है या प्लाज्मोडियम ओवेल है, तो ऑल्टरनेट डे पे लगभग फीवर आता था। ऑल्टरनेट डे फीवर हम लोग इसी को कहते थे कोटिडियन हो गया, ये आपका हो गया टर्सियन फीवर। राइट, टर्सियन पैटर्न। इसी तरीके से हम लोग कहते हैं अगर किसी को मलेरी हो गया तो मलेरी में एवरी थर्ड डे फीवर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरी थर्ड डे फीवर को क्वार्टन फीवर। क्वार्टन फीवर। राइट। तो ज्यादातर ये पैटर्न आपके मलेरियल पैरासाइट फॉलो करते हैं। डिपेंड करता है कितनी कितनी देर पे इरिथ्रोसिटिक साइकिल, मतलब जो आरबीसी का रप्चर होता है वो कितने कितने ड्यूरेशन पे होता है, तभी हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स निकलेंगे, तभी पेशेंट में क्या आएगा, फीवर आएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग और बात करें एसोसिएटेड सिम्टम्स, एसोसिएटेड सिम्टम्स रिलेटेड टू फीवर, अगर किसी को फीवर होता है तो उसके साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट को नोजिया मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग या फ्रैंकली वॉमिटिंग हो सकती है। पेशेंट को हेडेक एंड बॉडी एक हो सकता है। हेडेक मतलब सिर दर्द होगा या पूरी बॉडी में पेन हो सकता है। पेशेंट की हो सकता है भूख मर जाए, लैक ऑफ एपेटाइट। राइट, ये सारी चीजें तो अगर किसी को किसी भी रीजन से फीवर आएगा, राइट, तो होगा ही। इसके अलावा वीकनेस एंड टायर्डनेस, इंसान को अगर फीवर आएगा तो इंसान कैसा महसूस करेगा, इंसान थका थका महसूस करेगा, एनर्जी लेस महसूस करेगा। राइट, तो ये फीवर और उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं। राइट, फीवर के साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स चाहे वो मलेरिया हो, टाइफाइड हो, डेंगू हो, सब में लगभग ये सारे फीचर्स तो मिलते हैं। सिंपली किसी को वायरल फीवर भी आ जाए तो भी उसको बॉडी पेन, हेडेक, वॉमिटिंग, वीकनेस, टायर्डनेस, लिथार्जीनेस, ये सब होता ही है। लेकिन अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात और करें तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें सेकेंड, जब आप ऐसे लोगों का स्प्लीन एग्जामिन करोगे, राइट, तो स्प्लीन बढ़ी हुई मिलेगी। राइट, तो हम लोग कहते हैं ऑन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, आप लोग देखे होंगे डॉक्टर लोग लिटा के लिवर और स्प्लीन देखते हैं। ऑन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन स्प्लीन साइज विल बी इंक्रीज्ड, स्प्लीन साइज विल बी इंक्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मलेरिया के केस में। राइट, देयरफॉर दैट इज स्प्लीनोमेगैली। नॉर्मली अगर आप लोग किसी का स्प्लीन पैल्पेट करना चाहो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करके, तो स्प्लीन को आप टच नहीं कर पाओगे, मतलब कोई स्प्लीन आपको मिलेगी नहीं अनलेस एंड अनटिल स्प्लीन का साइज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया होगा। हम लोग कहते हैं यहाँ पे स्प्लीनोमेगैली। राइट, इंक्रीज इन साइज ऑफ स्प्लीन।
राइट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्प्लीन का वर्कलोड इंक्रीज हो गया है, राइट, बिकॉज स्प्लीन्स वर्कलोड हैज इंक्रीज्ड, राइट, इंक्रीजेस, क्योंकि रप्चर्ड आरबीसीज को इसको क्लियर करना पड़ता है। रप्चर्ड आरबीसीज नीड टू बी क्लियर्ड फ्रॉम सर्कुलेशन। तो इसको कौन सर्कुलेशन से क्लियर करेगा? स्प्लीन, राइट। तो स्प्लीन का साइज यहाँ पे बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा था स्पोरोजॉइट अटैक करेगा किसको? लीवर को। तो कभी कभी लीवर में भी इन्फ्लेमेशन मिल जाता है, राइट। और अगर लीवर में इन्फ्लेमेशन मिल जाए तो थोड़ी बहुत जॉन्डिस भी मिल सकती है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे? एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया स्प्लीनोमेगैली, दूसरा हम लोग कहते हैं स्लाइट हिपैटोमेगैली। स्प्लीनोमेगैली मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, हिपैटोमेगैली के मिलने के चांसेस कम है, राइट। अगर लिवर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व है तो यहाँ पे स्लाइट हिपैटोमेगैली मिल सकती है। स्लाइट हिपैटोमेगैली का मतलब जब आपके स्पोरोजॉइट्स गए थे, स्पोरोजॉइट्स ने सबसे पहले लिवर को अटैक किया था, फिर उसके बाद मीरोजॉइट्स बने थे, राइट। स्पोरोजॉइट्स को कुछ इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, इन्होंने लिवर को अटैक किया था, आगे चल के इन्हीं में मीरोजॉइट्स बन गए थे। जिन्होंने किसको अटैक किया था? मीरोजॉइट्स ने आरबीसीज को अटैक किया था, राइट। फिर आगे चल के आरबीसीज भी रप्चर हो गए थे। तो यहाँ पे स्लाइट इन्फ्लेमेशन इन लिवर कैन ऑल्सो अकर, और हम लोग कह देते हैं कि पेशेंट में क्या हो गया? लिवर भी पैल्पेट हो सकता है, राइट, क्योंकि स्पोरोजॉइट्स ने सबसे पहले लिवर को अटैक किया था। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो मीरोजॉइट्स अल्टीमेटली आरबीसी को अटैक करेंगे और आरबीसी क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा एंड डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, राइट। अगर एक रप्चर्ड आरबीसी है तो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, देयरफॉर स्प्लीनोमेगैली। अब अगर आरबीसी रप्चर हो जाएगा तो इसका मतलब आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, राइट। पेशेंट में अनीमिया भी मिल सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत सिग्निफिकेंट अनीमिया। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड फाइंडिंग लिखते हैं, स्लाइट अनीमिया। अनीमिया का मतलब क्या होगा? यहाँ पे क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहा है, राइट, हम लोग कहते हैं आरबीसी का नंबर कम होगा, आरबीसी के अंदर ही क्या होगा? हीमोग्लोबिन, देयरफॉर स्लाइट फॉल इन हीमोग्लोबिन, राइट। तो पेशेंट में क्या मिलेगा? अनीमिया मिलेगा। क्लिनिकली आप लोग देखोगे आई एग्जामिनेशन करके, राइट, पैल्पेब्रल कंजक्टिवा देखोगे तो क्या मिलेगा? पैलर मिलेगा, राइट, पेल कंजक्टिवा मिलेगा। हम लोग कह देते हैं पैलर प्रेजेंट। जब अनीमिया पढ़ेंगे तो पैलर को और डिटेल में देखेंगे। तो ये कुल मिला के अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो नॉर्मली, अगर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया नहीं है, तो हम लोग इतने सारे सिम्टम्स या साइंस या क्लिनिकल फीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं जो हिंट करता है मलेरिया की तरफ। पहली चीज हम लोग कहते हैं हाई ग्रेड फीवर होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये फीवर आपका बराबर बना नहीं होगा, फीवर उतर जाएगा, पेशेंट को खूब स्वेटिंग वगैरह होगी, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल फील करेगा अनलेस एंड अनटिल सेकेंड एपिसोड ऑफ फीवर आए। तो हम लोग इसको स्ट्रेस देके कह रहे हैं कि यहाँ पे जो फीवर होगा दैट विल बी नॉट कंटिन्यूअस, इट विल बी ऑफ इंटरमिटेंट नेचर, राइट। फैल्सीपेरम होगा तो डिपेंड करेगा फीवर कितनी देर में आएगा, रोज ही आ जाएगा। वाइवेक्स ओवेल होगा तो थोड़ा सा इंटरवल ज्यादा होगा फीवर एपिसोड्स स्पाइक्स के बीच में। मलेरी होगा तो और ज्यादा होगा। तो इसी बेसिस पे हम लोगों ने कोटिडियन, टर्सियन एंड क्वार्टन फीवर नाम दिया है, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी देर के बाद फीवर रिटर्न हो रहा है। जैसे बाकी चीजों में एसोसिएटेड फीचर्स होते हैं वैसे यहाँ पे भी है, नोजिया, वॉमिटिंग, लैक ऑफ एपेटाइट, वीकनेस। इंपॉर्टेंट चीज जब आ जाती है तो हम लोग बात करते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अक्सर मलेरिया के पेशेंट में स्प्लीन मतलब तिल्ली बढ़ी हुई होती है, स्प्लीनोमेगैली, क्योंकि स्प्लीन का वर्कलोड बढ़ गया है। हाइपर स्प्लीनिज्म भी कहते हैं इसी चीज को, क्योंकि जो आरबीसीज आपके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं मीरोजॉइट्स के थ्रू, उनको सर्कुलेशन से क्लियर करना है, उनकी स्कैवेंजरिंग करनी है, राइट, दैट इज डन बाय स्प्लीन। इसी तरीके से स्पोरोजॉइट्स ने अटैक किया था लिवर को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लिवर फेलियर हो जाएगा, सिंपली लिवर में थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन मिल सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जॉन्डिस भी मिल सकता है, राइट।
और लीवर को जब पैल्पेट करोगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में तो लीवर भी आपका थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, जैसे स्प्लीन सिग्निफिकेंटली इनलार्ज है, लीवर बड़ा मिल सकता है, हो सकता है लीवर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ना हो और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में लीवर का साइज आप अप्रिशिएट ना कर पा रहे हो। स्लाइट एनीमिया मिल सकता है, पैलर मिल सकता है, पेलनेस ऑफ पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा, क्योंकि मीरोजॉइट्स ने आरबीसीज को अटैक किया था। राइट, ये तो हो गया अगर किसी में कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया नहीं है, किसी में सिंपल मलेरिया है। राइट, जानलेवा मलेरिया नहीं है, ज्यादातर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इन्फेक्शन है। अब अगर हम लोग बात करें तो मलेरिया लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, सीवियर हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। तो कॉम्प्लिकेटेड, मैलिग्नेंट और सीवियर मलेरिया की बात करते हैं। राइट, sometimes malaria can be severe and life threatening, sometimes malaria can be very severe and life threatening। राइट, अगर सही से ट्रीट नहीं किया तो डेथ हो जाती है, known as malignant malaria। malignant malaria, राइट, और सीवियर मलेरिया, राइट, और कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और स्पेशली हो किसी भी उससे सकता है पैरासाइट से, लेकिन ज्यादातर जो देखा गया है इट इज बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, स्पेशली बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। राइट, और काफी रेजिस्टेंट भी होता है, आर्टिसोनेट या क्विनीन देके ठीक करना पड़ता है। राइट, हम लोग कहते हैं पी फैल्सिपेरम से कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा है। राइट, स्पेशली बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, मलेरिया कैन बी सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग। तो मलेरिया में चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो चाहे सिंपल हो, इस तरीके के फीचर्स तो आएंगे ही। जाहिर सी बात है कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया अगर होगा तो कुछ और फीचर्स होंगे जो इन जनरल सिंपल मलेरिया में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। भाई किसी को मलेरिया हो गया, ठीक है, बहुत तेजी से ठंड लग के बुखार आ रहा है, राइट, बॉडी पेन है, वोमिटिंग है, थोड़ा अनीमिया हो गया, स्प्लीन बड़ी है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे किसी को दौरे आने लगे, किसी में किडनी फेलियर मिल जाए, तो ये सब आपके कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के फीचर्स हो जाते हैं। राइट, जिसमें हमें मेनली आर्टिसोनेट से पेशेंट को एडमिट करके ट्रीट करना पड़ता है, आगे चल के जब ट्रीटमेंट देखेंगे तो देखेंगे। और यहाँ पे जो मेन स्पेसीज आपका कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया कराता है दैट इज मोस्टली प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया या सीवियर मलेरिया के क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे। राइट, मैलिग्नेंट, कॉम्प्लिकेटेड, सीवियर मलेरिया। राइट, इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे। राइट, बल्कि एडिशनल क्लिनिकल फीचर्स, ऊपर वाले क्लिनिकल फीचर्स तो रहेंगे ही, कॉम्प्लिकेटेड और मैलिग्नेंट में कुछ और भी फीचर्स होंगे। राइट, आइए कुछ चार्ट्स देख लेते हैं जिसमें कुछ क्लिनिकल फीचर्स दिए होंगे, उनमें से जो मेन क्लिनिकल फीचर्स हैं उनको हम लोग डिटेल में लेके चलेंगे। राइट, आइए देखते हैं कुछ चार्ट जो बताएगा कि किसी में सीवियर मलेरिया है या कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है। जैसे आप लोगों को इस चार्ट में अगर देखने को मिले, राइट, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो पेशेंट को मलेरिया हो गया, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, न्यूरोलॉजिकल साइंस मिलने लगे, फिट्स मिलने लगे, मतलब दौरे आने लगे, सीजर्स। इन जनरल मलेरिया में कहाँ दौरा आएगा, किसी को दिमागी बुखार है तो दौरा आ सकता है। राइट, कॉन्शियस से अनकॉन्शियस हो गया, कोमा में चला गया। राइट, तो ये भी आपका सीवियर मलेरिया का साइन है। किसी का हीमोग्लोबिन 15% फॉल कर गया हो, मतलब 10 लेके आया हो, 15% से कम हो गया हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका सीवियर मलेरिया है, मतलब जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है बहुत हाई लेवल पे हो रहा है। राइट, फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं हाइपर पायरेक्सिया, फीवर आपका 106 डिग्री से भी ज्यादा आ जाए। हाइपर पैरासिटिज्म, मतलब पैरासाइट आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा डेंस हो जाए, हम लोग पैरासाइट डेंसिटी कहते हैं इसी को। राइट,
जब थिक स्मीयर और थिन स्मीयर मतलब एक स्मीयर एग्जामिनेशन करते हैं तो देखते हैं किसी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। आप लोगों को पता है लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। अगर लीवर बहुत इफेक्टेड हो जाएगा तो ये चीज हो सकती है। इसी तरीके से हो सकता है किसी में किडनी फेलियर हो जाए, रीनल इम्पेयरमेंट हो सकता है किसी का लंग डैमेज हो जाए, राइट। हम लोग कहते हैं पल्मोनरी एडिमा या रेस्पिरेटरी फेलियर। किसी का हार्ट काम करना बंद कर दे, हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी कोलैप्स हो गया या शॉक के स्टेट में चला गया। किसी में ब्लीडिंग वगैरह होने लगे, राइट। किसी में डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन होने लगे। अभी इन सब चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है कि ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है, राइट, किडनी इन्वॉल्व हो सकता है, लंग इन्वॉल्व हो सकता है, हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, इनफैक्ट बॉडी का कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है मलेरिया में। और अगर कुछ क्लिनिकल फीचर्स को देखें जिसके बाद हम लोग समराइज करते हैं, डिटेल में ले जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कुछ सीवियर मलेरिया में क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पे और दिए हुए हैं, राइट, जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। चलिए ठीक है, पैरासाइट डेंसिटी ज्यादा है वो तो एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब पता चलेगा। ऑल्टर्ड कॉन्सियसनेस या कन्वर्जन्स, फिट्स वगैरह के साथ आ जाए, मतलब ब्रेन इन्वॉल्व हो गया है, हम लोग इसी को कहते हैं सेरिब्रल मलेरिया, राइट। इसी तरीके से हो सकता है पेशेंट में एसिडोसिस हो, ब्रीदिंग डिफिकल्टी आए, सांस लेने में प्रॉब्लम आए, पल्मोनरी एडिमा, एसिड बेस बैलेंस खराब हो जाए, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो मतलब हाइपोटेंशन हो, बीपी कम हो जाए, शॉक की स्टेट में आ जाए, राइट। हम लोग इसी को कहते हैं एल्जिड मलेरिया, राइट। इतना सीवियर मलेरिया हुआ कि पेशेंट का बीपी बहुत फॉल हो गया, लंग की प्रॉब्लम हुई, पल्मोनरी एडिमा या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, किडनी फेल हो सकता है, लिवर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा तो सिग्निफिकेंट जॉन्डिस हो सकता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, सीवियर अनीमिया मिल सकता है, मतलब हीमोग्लोबिन जो लेके आया था उसके लगभग 15% तक जाके कम हो गया है, हाइपोग्लाइसीमिया, राइट। आइए इन्हीं में से एक एक को हम लोग देखते हैं, जो चीजें डायरेक्टली रिलेटेड होंगी, राइट, जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में, उनको हम लोग देख लेते हैं, राइट। तो मलेरिया में केवल ठंड लग के बुखार आए, केवल स्प्लीन पैल्पेबल हो जाए, इतने तक ही नहीं है, दौरे भी आ सकते हैं, किडनी भी फेल हो सकता है, शॉक में भी जा सकता है, राइट, रीनल फेलियर, ब्लैक वाटर फीवर, बहुत सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं जिसको हम लोग इंक्लूड करते हैं कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में, सारे मलेरियल फीवर में नहीं। तो सबसे पहले अगर हम लोग कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेरिब्रल मलेरिया की बात करते हैं, राइट। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया की। तो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना चाहेंगे सेरिब्रल मलेरिया, राइट, सेरिब्रल मलेरिया। सेरिब्रल मलेरिया मतलब सेरिब्रम इन्वॉल्व हो गया, राइट, दैट इज इन ब्रेन इन्वॉल्वमेंट। अब मलेरिया में ब्रेन इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रहा है? जब भी मलेरिया होता है, जो पैरासाइट होता है वो आरबीसी के अंदर रहता है। अगर हम लोग मीरोजॉइट्स की बात करें, जिस आरबीसी के अंदर पैरासाइट होता है वो आरबीसी स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है और आपस में ये जुड़ जाती हैं। तो जो ब्लड का फ्लो होता है वो आरबीसी अगर अलग अलग फ्लो करती तो बेहतर होता, राइट। तो हम लोग कहते हैं अगर मान लीजिए ये आरबीसी है, आरबीसी को रेड से बनाते हैं, राइट, ये आरबीसी है। अगर आरबीसी के अंदर मीरोजॉइट बैठे हुए हैं, राइट, दीज आर मीरोजॉइट्स, हम लोगों ने लाइफ साइकिल देखी है। ये आरबीसी आपकी कैसी हो जाती है, स्टिकी आरबीसी हो जाती है, राइट, इट बिकम्स स्टिकी। तो इसका मतलब आरबीसी एक दूसरे से क्या करते हैं, कोएलीज कर जाते हैं, राइट। तो प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज मेक्स आरबीसी स्टिकी, प्रेजेंस ऑफ मीरोजॉइट्स इन आरबीसीज मेक्स इट स्टिकी। तो यहीं पे हम लोग कहते हैं आरबीसी आपके क्या करते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं, राइट। आरबीसी जो भी था एक, अब ये बाकी आरबीसी से जुड़ जाएगा, राइट, कुछ इस तरीके से रोजेट एंड रोलिक्स फॉर्मेशन करते हैं, राइट। ये आरबीसी है, आरबीसी एक दूसरे से क्या करते हैं, चिपक जाते हैं,
राइट। हम लोग इसी को कहते हैं रूलिक्स फॉर्मेशन, रूलिक्स फॉर्मेशन, राइट। अगर इस तरीके के आरबीसी होंगे तो क्या करेंगे, ये ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, राइट, विल लीड टू ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। तो अगर ब्रेन का ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट कर दोगे, राइट, एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, मान लीजिए ये आपका ब्रेन है और मैं कह रहा हूँ रूलिक्स फॉर्मेशन हो गया, ब्रेन की ब्लड सप्लाई मान लीजिए कैरोटिड आर्टरी से आ रही थी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रूलिक्स फॉर्मेशन हो गया, राइट। रूलिक्स फॉर्मेशन होने की वजह से अब यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो गई, राइट, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन डिक्रीजेस, राइट। इसीलिए हम लोग कहते हैं फीचर्स ऑफ सेरिब्रल मलेरिया, देयरफॉर फीचर्स ऑफ सेरिब्रल मलेरिया। आरबीसी चिपचिपे हो गए थे, राइट, तो आरबीसी आपके क्या हुए, जुड़ गए एक दूसरे से, और जो फ्रीली ब्लड आपका सर्कुलेट करता था अब वो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि अगर फैल्सीपेरम आपका पैरासाइट है तो सिग्निफिकेंट रूलिक्स फॉर्मेशन हो सकता है, जिसकी वजह से बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, लेकिन मेनली सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई ब्रेन की होनी चाहिए। अगर ब्लड सप्लाई बॉडी की कम करोगे, कॉम्प्रोमाइज मिलेगा ब्लड सप्लाई में, तो सबसे पहले ब्रेन इफेक्टेड होगा। ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और सबसे ज्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है। तो जब सेरिब्रल मलेरिया की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे स्टिकी आरबीसी लाइफ डिफिकल्ट कर देते हैं, राइट, ये ब्रेन की ब्लड सप्लाई को कम कर देते हैं। अगर यहाँ पे एक स्लाइड बना के देखें तो इस तरीके से आरबीसी आपके क्या हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, राइट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं आरबीसी फ्री होने चाहिए इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे रूलिक्स बन जा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कंसर्न ऑर्गन्स की कम हो जाती है। यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो आरबीसी क्या हो गई हैं, स्टिकी हो गई हैं, राइट। हम लोग कहते हैं नोट आरबीसी इन क्वाइन स्टिकिंग, ऐसे लगता है सिक्के रख दिए गए हैं एक बराबर में, ठीक है। हम लोग इसी को कहते हैं रूलिक्स फॉर्मेशन, राइट, क्योंकि यहाँ पे स्टिकी आरबीसी होती है। हम लोग कहते हैं ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो गई है, ब्रेन की ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई है, राइट। यहीं पे हम लोग टर्म यूज करते हैं सेरिब्रल मलेरिया। अब अगर सेरिब्रल मलेरिया हो गया है किसी को तो इसके कुछ फीचर्स आएंगे, राइट। क्लिनिकली आप लोग ब्रेन में जाके देखोगे नहीं रूलिक्स फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं, तो ऐसे इंसान के जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे क्या होगा, सीवियर हेडेक, राइट। हेडेक ऐसा होगा जो बंद ना हो रहा होगा फीवर चले जाने के बाद भी। इसके अलावा हम लोग कहेंगे ऑल्टर्ड बिहेवियर, हो सकता है पेशेंट थोड़ा इरिटेबल हो जाए, हो सकता है उल्टी सीधी चीजें बोलने लगे, हो सकता है आपका पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए, हो सकता है पेशेंट कोमा में चला जाए, मतलब अगर आप लोग पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलस भी दो तो भी पेशेंट बिल्कुल आंख भी ना खोले। अनकॉन्शियसनेस में अगर पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलस दो, मान लो पिंच कर दो, तो आंख वगैरह खोल देगा। कोमा में रेस्पॉन्स और कम हो जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं ये चीज। इसके अलावा पेशेंट को फिट्स आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, राइट। ये सारे फीचर्स अगर किसी में मिल रहे हैं, अगर एक मलेरिया का पेशेंट है तो ये सारे फीचर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। और उसे लेबल कर दो, लेबल करना होगा कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। ड्रग हमें कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे फैल्सीपेरम स्मीयर एग्जामिनेशन में मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो हम लोग कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में जो सबसे ज्यादा वरीसम आपका फीचर था ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से था, राइट। स्टिकी आरबीसीज हो गए, ब्रेन की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हुई, सीएनएस से रिलेटेड कुछ आपके क्लिनिकल फीचर्स मिले, राइट। जैसे जब किसी को दिमागी बुखार मिलता है तब होता है, राइट। तो मलेरिया भी आपका दिमागी बुखार जैसा प्रेजेंट कर सकता है अगर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है। ऐसे केसेस में स्प्लीन भी बढ़ी होगी, राइट। जब आप लोग इन्वेस्टिगेशन कराओगे तो मलेरियल पैरासाइट पॉजिटिव मिलेगा, राइट। अगर ये दिमागी बुखार होता, मेनिंजाइटिस एनकेफ्लाइटिस होता, तो लंबर पंक्चर करके उसमें देखते आप लोग क्या प्रोटीन या सेल या शुगर का लेवल ऊपर नीचे होता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया का पहला फीचर देखा है सेरिब्रल मलेरिया। कभी कभी क्या होता है पेशेंट में
आरबीसी बहुत ज्यादा टूटने लगते हैं। ठीक है, अगर आरबीसी बहुत ज्यादा टूटने लगते हैं तो आरबीसी के अंदर से हीमोग्लोबिन बाहर निकल आता है। हीमोग्लोबिन अगर बाहर निकल आ रहा है, राइट, तो वो आपका आयरन कंटेनिंग, मेटल कंटेनिंग सब्सटेंस है। इट इज टॉक्सिक टू बॉडी सेल्स, स्पेशली किडनी के लिए टॉक्सिक है, रीनल ट्यूब्यूल्स के लिए टॉक्सिक है। तो हम लोग कहते हैं इट कैन ऑल्सो लीड टू रीनल फेलियर। और अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है तो यूरिन प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, राइट। तो किडनी के केस में एक तो ब्रेन अफेक्टेड है, राइट, दूसरा हम लोग कहते हैं यहाँ पे किडनी भी अफेक्टेड हो सकती है इनडायरेक्टली, राइट। इट कैन लीड टू किडनी फेलियर। किडनी फेलियर क्यों होगा? और अगर किडनी फेलियर होगा तो जो मेन मैनिफेस्टेशन आएगा, मेन मैनिफेस्टेशन डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट हम लोग कहते हैं ओलिगो यूरिया, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, राइट, नोन एज ओलाइगो यूरिया, ओलाइगो यूरिया, राइट, लेस देन 400 ml पर डे। यूरिन नॉर्मली 2 लीटर के आसपास होना चाहिए, 1 से 3 लीटर ऑन रेंज है। अगर दिन भर में केवल 400 या इससे कम यूरिन ml हो रहा है तो हम लोग कहते हैं ओलिगो यूरिया, राइट। ये आपका साइन है कि किडनी भी अफेक्टेड है, रीनल इनसफिशियंसी, या आगे चल के हम लोग किडनी फेलियर भी कह सकते हैं। ऐसा हुआ क्यों? किडनी पे इतना इफेक्ट क्यों आया? अगर ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होगा, राइट। हम लोग कह रहे हैं ये आरबीसी रप्चर हो गई, रप्चर ऑफ आरबीसी, तो इसके अंदर से फ्री हीमोग्लोबिन आ जाएगा इन ब्लड। नॉर्मली हीमोग्लोबिन फ्री नहीं होता है, आरबीसी के अंदर होता है। फ्री हीमोग्लोबिन इज टॉक्सिक, राइट, टॉक्सिक टू रीनल ट्यूब्यूल्स, राइट। जब हम लोग किडनी की बात करते हैं तो किडनी में ग्लोमेरुलस होते हैं और ट्यूब्यूल्स होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स, राइट। देयरफॉर किडनी डैमेज, राइट, किडनी डैमेज, इट कैन लीड टू किडनी फेलियर, राइट। सोचो मलेरिया लेके आए थे, किडनी फेलियर हो गया, राइट। हो सकता है यहाँ पे किडनी फेलियर इरिवर्सिबल हो, पेशेंट की डेथ हो जाए। जब आप लोग किडनी की बात करते हो तो नेफ्रॉन की बात करते हो कुछ इस तरीके से, राइट। राइट, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है दैट इज नेफ्रॉन। तो ये आपका ग्लोमेरुलस होता है, राइट, और ये आपके बाकी स्ट्रक्चर्स ट्यूब्यूल्स होते हैं, राइट। जैसे ये आप लोग आगे पढ़ोगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, राइट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सब आप लोग जानते हो। ये ट्यूब्यूल्स आपके हीमोग्लोबिन की वजह से डैमेज हो जाते हैं। जब हीमोग्लोबिन यहाँ पे आएगा इट विल डैमेज ट्यूब्यूल्स, राइट। और अगर ट्यूब्यूल्स ही नहीं होंगे, ट्यूब्यूल्स डैमेज हो जाएंगे, इट कैन लीड टू रीनल या किडनी फेलियर, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन के बाहर आने से, राइट, हीमोग्लोबिन काफी चीजों के लिए टॉक्सिक है, तो कई चीजें यहाँ पे क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने किडनी फेलियर की बात कर ली, हम लोगों ने ब्रेन इन्वॉल्वमेंट की बात कर ली, राइट। यहीं पे पेशेंट में सीवियर अनीमिया हो सकता है और ब्लैक वाटर फीवर हो सकता है, सीवियर अनीमिया, राइट, एंड रिलेटेड विद ब्लैक वाटर फीवर। अब यहाँ पे ब्लैक वाटर फीवर कहाँ से आ गया, राइट, मलेरिया की बात हो रही है। अगर मान लो एक्सेसिव हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्शन है, राइट, और खासकर अर्ली नए वाले ही आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एक्सेसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन कहें तो बेहतर होगा, राइट, एक्सेसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब क्या है पेशेंट में, देयरफॉर इट विल लीड टू सीवियर अनीमिया। पहली चीज है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन काफी कम हो जाएगा, जो लेके आया था उससे इतना कम हो जाएगा, हो सकता है 15 लाया हो 5 हो गया हो, राइट। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहा है, आरबीसी के अंदर से हीमोग्लोबिन बाहर निकल रहा है, राइट। ये हीमोग्लोबिन कहाँ पे, किडनी में जाएगा, किडनी को डैमेज करेगा और कुछ आपके यूरिन में निकल जाएगा। तो हम लोग कहते हैं फ्री हीमोग्लोबिन इन यूरिन।
ऐसी यूरिन को अगर थोड़ी देर लाइट में छोड़ दिया जाए, सनलाइट में, राइट, सनलाइट में ये क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, यूरिन टर्न्स ब्लैक, राइट, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो हिमैटिन वगैरह में चेंज हो जाता है, यूरिन टर्न्स ब्लैक, राइट, कब, सनलाइट में। तो पेशेंट बताता है कि यूरिन लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में क्या होता है, ब्लैक हो जाता है, देयरफॉर नोन एज ब्लैक वाटर फीवर, राइट। तो सीवियर मलेरिया में कभी कभी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन इतना होता है, अनीमिया तो हो ही गया, राइट, पेशेंट में और क्या चीजें हो गई, अनीमिया के अलावा पेशेंट में ब्लैक वाटर फीवर हो गया, पेशेंट में किडनी फेलियर हो गया, राइट, पेशेंट में सीएनएस मैनिफेस्टेशंस आने लगे। क्यों ऐसा कुछ होने लगा, क्योंकि पेशेंट में क्या हो गया, रूलिक फॉर्मेशन हो गया और हीमोग्लोबिन वगैरह आ गया। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहेंगे, कभी कभी मलेरिया में पेशेंट शॉक की कंडीशन में चला जाता है, जो टॉक्सिन्स निकल रहे थे, हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स निकल रहे थे, वो आपके डिफरेंट सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करेंगे, ब्लड वेसल्स को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। तो यहाँ पे एक और मलेरिया होता है, हम लोग कहते हैं मलेरिया विद शॉक, मलेरिया विद शॉक, राइट, इसी को वी कॉल इट ऑल एल्जिड मलेरिया, राइट, एल्जिड मलेरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग कहते हैं किसी का बीपी कम हो गया, दिस इज नोन एज हाइपोटेंशन, बीपी अनरिकॉर्डेबल हो गया, राइट, अनरिकॉर्डेबल। डेफिनेशन वाइज जाए तो बीपी इतना कम हो जाए कि ऑर्गन्स में सीवियर हाइपोपरफ्यूजन हो जाए, नोन एज शॉक। अगर किसी को शॉक होगा तो आगे चल के मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, राइट, मल्टी ऑर्गन फेलियर के बाद डेथ हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में बॉडी का कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है, शॉक के साथ है तो ऑल्जिड मलेरिया, सीवियर अनीमिया along with ब्लैक वाटर फीवर, रीनल फेलियर मैनिफेस्टेड बाय डिक्रीज यूरिन आउटपुट, राइट, और हम लोगों ने सेरिब्रल मलेरिया देखा है। कुछ और भी फीचर्स हैं, उनको नेक्स्ट